सभी दोस्तों का संस्कृत क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, व्यंजन संधि चल रही है। व्यंजन संधि के तहत हमने कुछ संधियों का अध्ययन कर लिया। वह परसवर्ण संधि, अनुनासिक संधि व लत्व संधि का आज हम अध्ययन करेंगे। संधि प्रारंभ करें उससे पहले जितने भी नए साथी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो उन तक पहुंच सके। वह सभी साथी लाइक व शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना किसी देर किए हुए हम प्रारंभ करते हैं परसवर्ण संधि। परसवर्ण संधि जिसका सूत्र है अनुस्वारस्य यई परसवर्ण है। अनुस्वारस्य यई परसवर्ण है कि अनुस्वार के बाद यय, यह ध्यान दें, यह यानी कि स है के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यंजन आए तो परसवर्ण हो जाता है। आइए इसी बात को हम और आसान शब्दों में समझने का प्रयत्न करते हैं कि यदि अनुस्वार के बाद वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण या य, व, र, ल हो तो अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि अनुस्वार के बाद वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण या य, व, र, ल हो तो अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। आइए समझने का प्रयत्न करते हैं उदाहरणों के माध्यम से। सम धन कल्प है, संकल्प है। सम धन चय संचय। अन धन कित है, अंकित है। देखिए, सम का जो मैं है वो मो अनुस्वार है, सूत्र से मैं का अनुस्वार हुआ, और अनुस्वार से यही परसवर्ण है, सूत्र से अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण यानी कै वर्ग का पंचम वर्ण ज हुआ और रूप बना संकल्प है। उसी प्रकार सम धन चय में मौनुस्वार से मैं का अनुस्वार, उसके बाद अनुस्वार से यही परसवर्ण, सूत्र से चय वर्ग का पंचम वर्ण यह हुआ और रूप बना संचय है। ऐसा ही अनधन कित में अंकित है। साम मौनुस्वार से मैं का अनुस्वार, धनत है, शांत है। सम मौनुस्वार से मैं का अनुस्वार, धन कित संकित है। गुम या गुम धन जन्म गुंजनम। इन तीनों उदाहरणों में यहाँ तय वर्ग का पंचम वर्ण न हुआ, यहाँ कै वर्ग का पंचम वर्ण य ड हुआ, और यहाँ जय वर्ग का पंचम वर्ण य हुआ। इन सभी उदाहरणों से हमें पता चल रहा है कि परसवर्ण संधि हो रही। परसवर्ण का तात्पर्य सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जो अनुस्वार वाला
शब्द है या अनुस्वार है और उसके सामने जो भी वर्ग का, जैसे क वर्ग है, तो अगर क वर्ग का कोई भी वर्ण आपके सामने है तो क वर्ग का ही पंचम वर्ण होगा। यहाँ च वर्ग है तो च वर्ग का ही पंचम वर्ण अनुस्वार के स्थान पर होगा। आइए अब शुरू करते हैं अनुनासिक संधि। जी हाँ दोस्तों, अनुनासिक संधि भी व्यंजन संधि में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो अब हम परसवर्ण संधि के पश्चात अध्ययन करेंगे अनुनासिक संधि का। अनुनासिक संधि का सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। पदांत यर यानी कि है को छोड़कर शेष व्यंजन के बाद यदि अनुनासिक में वर्ग का पंचम वर्ण होता है। जी हाँ दोस्तों, अनुनासिक में वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण अनुनासिक वर्ण होता है। तो अनुनासिक वर्ण आए तो यर को अपने वर्ग का पंचम वर्ण विकल्प से हो जाता है। जी हाँ, अपने वर्ग का पंचम वर्ण विकल्प से हो जाता है। एक बार पुनः इसकी व्याख्या देखते हैं कि पदांत यर यानी है को छोड़कर शेष सभी व्यंजन के पश्चात, है को छोड़कर शेष व्यंजन के बाद यदि अनुनासिक वर्ण आए तो यर को अपने वर्ग का पंचम वर्ण विकल्प से हो जाता है। यहाँ विकल्प से होता है पंचम वर्ण। आइए उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे धिक धन नाग है, दिंग नाग है। सद धन मति सन्मति, सट धन मुख है, सणमुख है। इन सभी में जो यर है, कै वर्ग द और ट के पश्चात जो अनुनासिक वर्ण है उसके कारण कै का पंचम वर्ण, ड का पंचम वर्ण, ट वर्ग का पंचम वर्ण, इन तीनों ही उदाहरणों में देखने को मिल रहा है। देखते हैं कुछ और उदाहरण। जैसे एतत् धन मुरारी, एतन मुरारी। जो द वर्ग है उसका पंचम वर्ण न, द के स्थान पे अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण न। जगत धन नाथ है, जगन्नाथ है। तत् धन मरणम, तन मरणम। इन सभी उदाहरणों में यरो अनुनासिके अनुनासिको व सूत्र के द्वारा जो यर है यानी है को छोड़ के शेष व्यंजन के पश्चात अनुनासिक वर्ण आ रहे हैं। द के बाद में मैं अनुनासिक वर्ण है, त के बाद में न अनुनासिक वर्ण है, त के बाद में मैं अनुनासिक वर्ण। इसी वजह से द का न पंचम वर्ण हुआ, त का न पंचम वर्ण हुआ और यहाँ भी त का न अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो रहा है। एक वार्तिक और है अनुनासिक संधि का
देखते हैं उसको। प्रत्यय भाषायां नित्यम, प्रत्यये भाषायां नित्यम, पदांत यर के पश्चात यदि किसी प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण आए तो यर के स्थान पर नित्य अनुनासिक होगा, विकल्प से नहीं। जी हाँ दोस्तों, प्रत्यय भाषायाम नित्यम सूत्र से नित्य अनुनासिक होता है, जबकि यरो अनुनासिके अनुनासिको व सूत्र से जो पंचम वर्ण है वो विकल्प से होता था। यहाँ नित्य अनुनासिक होगा, विकल्प से नहीं होगा। तो आइए हम उदाहरण देखते हैं। तत् धन मात्रम तन्मात्रम, चित धनमयम चिन्मयम, तत् धनमात्रम तन्मात्रम चित धनमयम चिन्मयम, वाक धनमयम वांगमयम और दिक् धन मात्रम दिग्मात्रम, दिक् धन मात्रम लिंगमात्रम। ये थे अनुनासिक संधि के उदाहरण। अब हम प्रारंभ करेंगे अगली संधि लत्व संधि। लत्व संधि, लत्व संधि विपर सवर्ण संधि ही होती है। आइए इसका अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। लत्व संधि का सूत्र है तोरली, तोरली। तय वर्ग के पश्चात ले के रहने पर सवर्ण संधि होती है। यानी कि यदि तय वर्ग के बाद ले आए, यदि तय वर्ग के बाद ले आए तो तय वर्ग को भी लय हो जाता है। यानी जो तय वर्ग है वह भी लय में परिवर्तित हो जाएगा। एक ध्यान देने योग्य बात है कि यदि न के बाद लय आए, यदि न के बाद लय आए तो न का अनुनासिक लय, यानी कि लय के ऊपर अनुनासिक का बिंदु होता है। यदि न के बाद लय आए तो न का अनुनासिक लय, यानी ऐसा लय होता है। आइए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तत् धन लीन है, तल्लीन है। उद धन लेख है, उल्लेख है। उद धन लास है, उल्लास है। इन उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि तय के बाद में लय होने के कारण जो तय वर्ग है या तय है उसका भी यहाँ लय हो गया तोरली सूत्र के द्वारा। उद धन लेख है, उल्लेख है, दै का लय। उद धन लास है, उल्लास है। इन तीनों ही उदाहरणों में तोरली सूत्र के द्वारा तय वर्ग के जो वर्ण है उनके स्थान पर लय वर्ण आदेशित हो रहा है। अब हम अनुनासिक वाले उदाहरण देखते हैं। जैसे विद्वान धन लिखती, विद्वान लिखती। महान धन लाभ है, महान लाभ है। धीमान धन लिखती, धीमान लिखते।
तीनों ही उदाहरणों में जो न है उसका अनुनासिक लय हो रहा है। विद्वान दल लिखती, विद्वान लिखती, महान धन लाभ है, महान लाभ है, और धीमान धन लिखती, धीमान लिखती। आशा करता हूँ तीनों ही संधियाँ अच्छे से समझ में आ गई होगी।